हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, ठीक है। जो एसएससी जीडी का, ठीक है, और जो बीडीओ री एग्जाम यूपी वालों का होने वाला है, हरियाणा स्टेट और हरियाणा ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लगभग 250 क्वेश्चन है वन लाइनर के फॉर्म में, A1 क्वालिटी के, ठीक है। और इसमें हम, जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम भारत की कृषि की वीडियो लेकर आएंगे, तो ये भारतीय कृषि की वीडियो है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे वन लाइनर में, अगर किसी को डिटेल में इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ना है तो इंडियन इकोनॉमी जब मैंने आपको कराई थी तो वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी एकदम डिटेल में पढ़ाया था। और किसी को वर्ल्ड ज्योग्राफी में यानी कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर पढ़ना है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब मैंने कराई थी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर हम वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे। तो चलिए थोड़ा तीव्र गति से ही चलेंगे। तो भारत की कृषि अधिकतम किस पर निर्भर करती है, तो ये करती है बरसात पर, यानी कि वर्षा पर। आगे देखिए, ठीक है। जो फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मार्च में काट ली जाती हैं उनको कहते हैं रबी की फसलें। और जो फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं उनको कहते हैं खरीफ की फसलें, ठीक है। यहाँ से हज़ारों बार क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, तो उनको कहते हैं रबी की फसल। और कई बार ये पूछ लेता है कि रबी की फसल कटती कब है, तो ये मार्च अप्रैल में कटती है और बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। समझ गए होंगे। और रबी की फसलें क्या हैं, कौन सी खरीफ की फसलें हैं, ये सब हम अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये खरीफ की फसलें हैं, तो ये अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सर्दी आते ही टाइम, ठीक है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में इनको निपटा दिया जाता है, यानी कि काट ली जाती हैं। आगे देखिए, जो फसलें रबी और खरीफ की फसलों के बीच में बोई जाती हैं उनको कहते हैं जायद की फसलें, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो होती है रबी की फसल और फिर एक खरीफ की, और इन दोनों के बीच में जो बोई जाती है इसको कहते हैं जायद की फसल। अब देखिए रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, तो ये ज्वार, ठीक है। ये पहले खरीफ की फसलें देख रहे हैं, तो खरीफ की ज्वार, ज़्यादातर इसमें मोटे अनाज आते हैं, ठीक है, ये याद रखना है खरीफ की फसलों में। तो ये ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि, ठीक है, तिल आदि। और यहाँ पर अगर ठीक है, बाजरा तो है, ठीक है, तो ये याद रखना ज़्यादातर ये जो मोटे अनाज होते हैं तो ये खरीफ की फसलें होती हैं, ठीक है। और रबी की फसलें देखेंगे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, अब सही दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए रबी की फसलें, ठीक है, गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए जायद की फसलें कौन सी होती हैं, तो जो हम ये खीरे ककड़े, ठीक है, ये तरबूज, खरबूज, ये खीरा ककड़ी वगैरह यूज करते हैं ना सलाद वगैरह में, ठीक है। ये तरबूज, ककड़ी, खीरा और ये क्या कहते हैं, खीरा वगैरह, ठीक है, तरबूज, खरबूज और ककड़ी, खीरा, ये सब होती है जायद की। आगे देखिए नकदी फसल, ठीक है, नकदी फसल कौन सी है, तो ये चावल, चावल के अलावा अगर कपास हो, गन्ना हो, ठीक है, कपास, गन्ना, तो ये भी नकदी फसल में आते हैं। कपास, गन्ना हो गया, मूंगफली होगी, ठीक है, तो ये सब नकदी फसलें हैं। आगे देखिए किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो ये कृष्णा और गोदावरी वाला क्षेत्र है, इसको चावल का कटोरा कहते हैं। अगर ये पूछ रहे भारत का चावल का कटोरा कौन सा राज्य है, तो ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये पूछ रहे भारत में सबसे ज़्यादा चावल होता कहाँ है, तो ये होता है WB यानी कि पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल मुख्य फसल है, पश्चिम बंगाल की मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल, ठीक है। अगर ये पूछ ले हरियाणा का चावल का कटोरा किसको कहते हैं, हरियाणा का धान का कटोरा, तो करनाल, ठीक है। हरियाणा में A1 क्वालिटी का करनाल ज़िले में बासमती चावल होता है, इसलिए हरियाणा का धान का कटोरा चावल को कहते हैं। अगर चावल ऑप्शन में ना हो तो आप कुरुक्षेत्र पे लगा सकते हैं, ठीक है, करनाल ऑप्शन में ना हो तो। और ये कई बार बता दिया, अगर ये पूछ ले भारत में चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कच्चे चावल खाओगे तो कटक कटक की आवाज़ आती है ना, तो कटक में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गेहूँ A1 क्वालिटी का नंबर 1 है, नंबर 1 पे गेहूँ उगाता है उत्तर प्रदेश। आलू, ठीक है, आलू और धान वगैरह सब, ठीक है, धान उपजाने में तो है पश्चिम बंगाल, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश है गेहूँ और आलू में A1 क्वालिटी का। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे अधिक फसल ये धान उगाई जाती है जिसको बोलते हैं चावल, ठीक है। तो आगे चलिए, हरित क्रांति आई थी 67-68 में, और हरित क्रांति का जनक इंडिया कहा जाता है MS स्वामीनाथन को, ठीक है। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। आगे चलिए, हरित क्रांति किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी थी, तो ये चावल और क्या कहते हैं गेहूँ, ठीक है। अगर ये पूछ ले हरित क्रांति के दौरान कौन सी फसलों का उत्पादन कम हो गया था, तो मोटे अनाज अभी बताया ना, बाजरा, मक्का, ये दलहन वगैरह ये सब कम हो गया था इनका भंडार। आगे देखिए, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है, तो पंजाब, ठीक है। पंजाब में भी A1 क्वालिटी का है सब कुछ। भारत, ठीक है, भारत की बात हो रही है यहाँ पर। सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा नंबर है, पहले पे है चाइना, ठीक है। और फल उत्पादन में भी इंडिया दूसरे नंबर पे है, पहले पे है चाइना। ये ऐसा क्वेश्चन है ग्रुप CD का, आज भी पालतू क्वेश्चन बना हुआ है, ये किसी भी टाइम रखवा कर पूछ लेता है। कई बार ये पूछा जाता है कि जो मत्स्य पालन, ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये मत्स्य पालन से। और कई बार ये पूछ लेता है
कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो ये है मछली पालन से, ठीक है, याद रखेंगे। सफ़ेद क्रांति दूध उत्पादन से, सुनहरी क्रांति तो ये बागवानी और शहद उत्पादन से है, ठीक है, सुनहरी क्रांति। और कई जगह ये आपको सुनहरी की जगह जूट रेशा रख के मिलान भी करवा लेता है, ठीक है। तो जूट का जो नारियल वाली रस्सी होती है ना, वो जो गांव वगैरह में देखे होगी आपने, जो जूट की रस्सी होती है तो उससे खाट भरते हैं, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो आगे चलिए, गोल क्रांति आलू से संबंधित है। कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है, तो ये कृष्ण क्रांति क्रांतियों से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो सारी क्रांति चल रही है ना, तो उन सारी क्रांति को जोड़ने की योजना चलाई जाती है, तो उसको कहते हैं कृष्ण क्रांति। आगे चलिए, गुलाबी क्रांति, ये झींगा उत्पादन से है। आगे देखिए, भारत में कुल कार्यशील की जनसंख्या कितने परसेंट कृषि में लगा हुआ है, तो ये 64% खेती में। अगर ये पूछ ले हरियाणा में कितने लोग खेती करते हैं, तो 75% ही हरियाणा के अकॉर्डिंग। नीलगिरी की पहाड़ियों पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की फसल उगाई जाती है। अगर ये पूछ ले सबसे ज़्यादा इंडिया में कॉफ़ी कहाँ होता है, तो केफे कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है, ठीक है। और कौन सी किस्म होती है, कई बार डीप में पूछ लेता है, तो रोबस्टा, ठीक है, रोबस्टा किस्म है कॉफ़ी की, ठीक है। आगे चलिए, फल अनुसंधान केंद्र तो ये नागपुर में है, ठीक है। अंगूर सबसे ज़्यादा नासिक में होते हैं। आगे चलिए, मूंगफली में गुजरात नंबर 1 पे है भारत में। नेक्स्ट देखिए, चावल उत्पादन में ये बता दिया पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और तमिलनाडु राज्य में गेहूँ नहीं होती, गेहूँ की खेती तमिलनाडु राज्य में नहीं होती, नहीं, ठीक है। आगे चलिए, किस फसल की कटाई और बुआई, ठीक है, किस फसल की कटाई और बुआई में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो गन्ना, ठीक है। गन्ने की फसल में सबसे ज़्यादा कटाई में भी टाइम लगता है और बुआई में भी टाइम लगता है, और सबसे ज़्यादा इसमें पानी भी लगता है, ठीक है। आगे चलिए, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई थी 1986 को। आगे चलिए, उर्वरक उत्पादन में भारत का तीसरा नंबर है, ठीक है। आगे चलिए, वर्तमान में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और सब क्षेत्र का कितना योगदान है, तो ये सब कृषि और सब क्षेत्र का मिला के 13.67% है, ठीक है। अगर कृषि का पूछ ले, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस टाइम देश की आर्थिक व्यवस्था और क्या कहते हैं, जो जीडीपी वगैरह थी, कृषि का उत्पादन उसमें 51% था, ठीक है। अगर करंट की बात की जाए तो अब ये 51 से घटकर लगभग 11 पॉइंट कुछ रह गया है, ठीक है। वर्तमान में 11% लोग हमारी कृषि व्यवस्था पर डिपेंड है, ठीक है। 11% योगदान है हमारी कृषि का इसमें जीडीपी में, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा कृषि और सब क्षेत्र का योगदान है, तो दोनों को मिलाकर 13.67%, ठीक है। मूंगफली में दाने का औसत कितना होता है, तो ये 70%, ठीक है। आगे चलिए, केंद्र शुष्क खेती अनुसंधान केंद्र, तो ये हैदराबाद में मक्का की खेती कौन से मौसम में की जाती है, तो ये बता दिया है ना, ये खरीफ की फसल है, तो खरीफ के मौसम में ही होगी, ठीक है। दूध की क्रांति लाने वाले कौन थे, तो ये थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आगे चलिए, दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 में है। अगर ये पूछ ले सबसे ज़्यादा एनिमल कहाँ है, ठीक है, यानी कि गाय भैंस कहाँ है, तो ये है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, ठीक है, से याद रखें। और A1 क्वालिटी की चाय मिलती है दार्जिलिंग में, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय A1 क्वालिटी की है, और दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला GI टैग मिला था कब, 2003-4 में, ठीक है, 2003-4 में मिला था, याद रखना, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय, इतना बड़ा कैसे हो गया। आगे चलिए, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक होती है पर जमाव नहीं, ठीक है। तो ये चाय की जो भी खेती करता होगा, ठीक है, हमारे इधर तो होती नहीं है, लेकिन चाय की खेती ढलानों पर की जाती है। मान लो ये पहाड़ सा एरिया है, ठीक है, ये ढलान एरिया है, तो ढलान एरिया में चावल क्या कहते हैं, चाय की खेती की जाती है, क्योंकि इसकी खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। मतलब पानी, मतलब ये पौधे लगा रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये पौधे हैं, पौधे पे पानी आए, इनकी जड़ों में जाए और तुरंत ये बाहर बहता हुआ निकल जाए ढलानों के जरिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये पानी रुक गया, इनकी जड़ों पर रुक गया, तो इनकी जड़ें जाती हैं मुरझा, पौधा जाता है सूख, ठीक है। तो इसीलिए चाय की खेती ढलान वाले एरिया में की जाती है, ताकि पानी आए और इनकी जड़ों में जाए और ढलान वाले एरिया से पानी तुरंत नीचे बह जाए, ठीक है। तो ये देखिए, पानी की आवश्यकता होती है लेकिन किंतु जमाव नहीं, तो ये पानी जमा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है चाय की फसल में, बहुत ही सावधानी से की जाती है। काजू उत्पादन करने में केरल नंबर 1 है, ठीक है। और ये काजू हमारे देश में लेकर आए थे पुर्तगाली, ठीक है। रेसे वाली फसलें कौन सी होती हैं, तो ये कपास, जूट और सन, ठीक है। ये सन नहीं है, ये पटसन है, ठीक है, पटसन, ये आधा ही लिखा हुआ है, कपास, जूट और पटसन। नेक्स्ट देखिए, भारत में लंबी रेशे का कपास तो अमेरिका को भेजा जाता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दलहन, ठीक है, दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे, ठीक है, ये आगे नहीं है, ये आगे है, ठीक है, तो ये राजस्थान है। दलहन यानी कि बाजरा वगैरह उत्पादन करने में आगे चलिए, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल का A1 क्वालिटी का भोजन है, ठीक है, तो वहाँ पर भोजन सबसे ज़्यादा है मछली और चावल, ठीक है, मच्छी चावल जिसको बोलते हैं। आगे चलिए,
तंबाकू उत्पादन में भारत का तीसरा नंबर है। आगे चलिए, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 में, A1 क्वालिटी का जूट उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे चलिए, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और सोयाबीन मिलता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। नारियल उत्पादन में भारत का पहला नंबर है। आगे चलिए, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्नों की कितनी उत्पादकता में कमी आई थी, तो ये बता दिया है। देश में जब हरित क्रांति चल रही थी तो यहाँ पर पूछा कमी किसके उत्पादन में आई थी, तो ये दलहन मोटे अनाज के उत्पादन में कमी आ गई थी, ये शुरू में ही बता दिया था। आगे चलिए, शुष्क मिट्टी, ठीक है, शुष्क भूमि में, ठीक है, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है, तो मूंगफली की फसल आपने देखी होगी। जब एकदम खेत एकदम सख्त हो जाता है ना, शुष्क भूमि हो जाती है, तब मूंगफली की फसल की जाती है। झूम कृषि क्या है, तो झूम कृषि ये है, कृषि करने का एक तरीका है। ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है झूम कृषि कहाँ पर होती है, तो ये हमारे भारत का एरिया है। ठीक है, ये भारत का नक्शा है, तो इधर जो पश्चिमी इलाके हैं ना, ठीक है, पश्चिमी इलाके, ये नागालैंड वगैरह, तो यहाँ पर झूम कृषि होती है। ठीक है, और कई बार पूछ लेता है झूम कृषि होती कैसे है, तो मान लो ये इतना एरिया है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल का है या कहते हैं नागालैंड का एरिया है, तो यहाँ के जो आदिवासी वगैरह होते हैं यहाँ के लोग, तो इतना एरिया जो जंगल का है ना, यहाँ जंगल के पेड़ काट कर इस जगह को साफ़ करेंगे और यहाँ पर 2-3 साल खेती करेंगे। जब ये मिट्टी जितनी उपजाऊ वगैरह होती है उसकी उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है 2-3 साल के बाद, तो इस एरिया को छोड़कर ये चले जाते हैं दूसरे एरिया में, ठीक है, दूसरी जगह चले जाते हैं कृषि करने, ठीक है, तो वहाँ भी जंगल को काटते हैं। तो जंगल को काट कर खेती करना और उस जगह को खाली कर देना, छोड़ के चले जाना, इसी को कहते हैं झूम कृषि, यानी कि घूम फिर के खेती करना। आगे चलिए, बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है, तो हुगली, ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल वाला एरिया। केसर होता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आगे चलिए, कृषि उद्योग का दर्जा पाने वाला प्रथम राज्य था महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, किस समिति ने कृषि के जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी, तो ये राज्य समिति। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये बता दिया है ना, भारत में, ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है, तो 51% भाग पर खेती होती है। आगे चलिए, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है, तो ये 4% पर चारागाह है। आगे चलिए, वनों से भरी भूमि कितने परसेंट इंडिया में, तो 21% है। नेक्स्ट देखिए, बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि का कितना प्रतिशत भाग है, तो बंजर भूमि पड़ी हुई है भारत में 24%। आगे चलिए, नकदी फसल किसे कहते हैं, वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कि गन्ना, कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट आदि, ये ऊपर बता दिया, ठीक है। आगे चलिए, रबी की फसलें, तो ये बता दिया ना, रबी की फसलें नवंबर अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सब रबी की फसलें, ठीक है। आगे चलिए, खरीफ की फसलें, तो ये बता दिया था, जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में इनको निपटा दिया जाता है। धान गन्ना और क्या कहते हैं, कपास, मक्का, तिल, बाजरा, ये सारी नकदी फसलें, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है, आगे देखिए, जायद की फसलें कौन होती हैं, तो ये मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में इनको काट लिया जाता है, जैसे राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी जी, खीरा, ठीक है, ये है। अब झूम कृषि के बारे में बता दिया है, ठीक है। झूम कृषि देखिए, जंगलों को काट कर भूमि साफ की जाती है, इसके बाद भूमि पर खेती की जाती है, ठीक है, ये बता दिया है ना। कुछ दिन के बाद भूमि की उर्वरकता समाप्त होने के बाद उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, इसको कहते हैं झूम कृषि। अगर यहाँ से UPPCS में कई बार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि जो ये झूम कृषि होती है, ठीक है, तो ये झूम कृषि हर देश में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे अपने इंडिया में कहते हैं झूम कृषि, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, ठीक है, मलेशिया में झूम कृषि को कहते हैं लदांग, ठीक है, ये UPPCS में कई बार पूछ लेते हैं यहाँ डीप में। मलेशिया में कहते हैं लदांग, फिलीपींस में कहते हैं चोगन, मैक्सिको में कहते हैं मिलापा, श्रीलंका में कहते हैं चेन्ना और वेनेजुएला में कहते हैं कुनोको, ठीक है, याद रखना इनको, झूम कृषि के ही नाम है ये अलग अलग कंट्री में। आगे चलिए, देश में कुल कृषि योग्य भूमि पर कितने % भाग पर गेहूँ और की खेती होती है, तो 15% भाग पर खेती होती है। आगे चलिए, हरित क्रांति का सबसे बड़ा अधिक प्रभाव तो गेहूँ और चावल पर पड़ा था, ये बता दिया, ठीक है। ये रिपीट हो गए क्या, चलिए एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए। हरित क्रांति लाने का श्रेय तो स्वामी नाथन को दिया जाता है। हरित क्रांति 1967-68 में चली थी। बैकग्राउंड में थोड़ा शोर हो सकता है तो आप उसे अवॉइड करना, जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है उस पर फोकस करना और जो मैं बोल रहा हूँ। तो तिलहन क्रांति 1986 में आई थी। यूरिया उत्पादन के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया। 100% यूरिया अपने देश में उपलब्ध है, जो कि बहुत महंगी है, ठीक है। आगे चलिए, किस उर्वरक का पूरी तरह से भारत में आयात किया जाता है, तो ये पोटासियम, ठीक है। केसर तो जम्मू कश्मीर में होता है। आगे चलिए, रेशम सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक में। आगे देखिए, रबड़ उत्पादन में भारत में पहले नंबर पर है केरल और विश्व में चौथे नंबर पर आता है इंडिया। आगे चलिए, नासिक अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नासिक में किसकी खेती की जाती है, तो A1 क्वालिटी के अंगूर मिलते हैं नासिक में। आगे चलिए, कॉफ़ी उत्पादन करने के लिए भारत की कौन सी जगह है, तो ये है कर्नाटक का कुर्ग,
नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय सरदार, क्या बोल दिया, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र, तो ये नागपुर में है। ठीक है ना। तंबाकू उत्पादन करने वाले राज्य तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछ लेता है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में। नेक्स्ट देखिए विश्व में किसके उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, तो देखिए आम, विश्व की बात हो रही है। ठीक है। आम उत्पादन में चीका, खट्टा नींबू, ठीक है, केला, नारियल, काली मिर्च और अदरक उत्पादन में और हल्दी उत्पादन में भारत A1 क्वालिटी का पहले नंबर पर है। ठीक है। अब देख लेते हैं फसलें और राज्य। ठीक है। कौन सी फसल किस राज्य में होती है, तो ये देखिए चावल। ठीक है। चावल सबसे नंबर 1 का चावल मिलता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। सबसे ज़्यादा चावल उगाते हैं पश्चिम बंगाल वाले, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब। गेहूँ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, बिहार, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान। ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा सब। ज्वार उत्पादन में देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, एक सेकंड, ठीक है, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए बाजरा उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश। जौ उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे है बिहार। ठीक है। तिलहन उत्पादन में गुजरात पहले पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे बिहार और चौथे पे उत्तर प्रदेश, पाँचवें पे है राजस्थान, छठे पे है बंगाल और उड़ीसा लास्ट में। ठीक है। मूंगफली उत्पादन में गुजरात पहले पे, आंध्र प्रदेश दूसरे पे, तमिलनाडु तीसरे पे, कर्नाटक चौथे पे, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब। कैवा यानी कि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है कर्नाटक में, ऊपर बता दिया था, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। आगे देखिए चाय उत्पादन में सबसे नंबर 1 चाय मिलती है कहाँ पर, असम में, फिर बंगाल यानी कि दार्जिलिंग, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। पटसन यानी कि वही जूट, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। ठीक है। ये आसाम है, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। कपास कहाँ होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब। नेक्स्ट देखिए ये कपास ही है। ठीक है। और ये कपास कहाँ कहाँ होता है, तो कर्नाटक में भी, हरियाणा में भी, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब रबड़ देखेंगे, रबड़ होती है केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक और असम यानी कि असम। ठीक है। ये डंडा कहाँ से लगा दिया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है रबड़। ठीक है। आगे चलिए तंबाकू, तो तंबाकू में आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। काली मिर्च होती है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। हल्दी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है तमिलनाडु, क्या बोल दिया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार। काजू केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। अब देख लेते हैं भारत में सिंचाई व्यवस्था कैसी है, तो चलिए देखिए भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का कितने % भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो ये है 33 यानी कि 33%। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो ये 1360 लाख हेक्टेयर। आगे चलिए वर्तमान में भारत में सबसे अधिक सिंचाई किन साधनों से होती है, तो ये कुएँ और नलकूप। डिपेंड्स, और ये नलकूप वही होता है ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं। आगे देखिए देश में, ठीक है, देश में नहरों से कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है, तो 31% भाग पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। आगे चलिए देश में कुओं और नलकूपों द्वारा, तो ये 55 यानी कि 55.9% भाग कुओं और ट्यूबवेलों से सिंचाई होती है खेतों की। आगे चलिए सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट कहाँ पर हैं, तो ये तमिलनाडु और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नलकूप यानी कि ट्यूबवेलों से सिंचाई होती है। आगे देखिए तलवा, क्या बोल दिया, तालाब। ठीक है। तालाब से सिंचाई की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम नंबर है, तो तालाब से सिंचाई होती है तमिलनाडु में। आगे देखिए नहरों द्वारा, ठीक है, नहरों द्वारा देश की कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेलों से सिंचाई होती है, दूसरे नंबर पर नहरों पर। ठीक है। आगे चलिए देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सिंचाई के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल होता है, तो आंध्र प्रदेश में कुएँ से भी सिंचाई होती है, ट्यूबवेलों से भी और नहरों से भी। आगे चलिए कुल कृषि में सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि, तो ये पंजाब राज्य में, ठीक है, लगभग 94%, 94.70। आगे चलिए भारत की मिट्टी, ठीक है, भारत की मिट्टी देख लेते हैं। ठीक है ना, अगर मेरी आवाज़ अगर तेज़ लग रही हो, बाकी मैं तेज़ बोल ही रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा स्लो करके देख लीजिए। आगे चलिए किसी देश, ठीक है, किसी देश की कृषि का आधार क्या होता है, तो उस देश की मिट्टी सबसे ज़्यादा कृषि करने के लिए आधार बिंदु माना जाता है। आगे चलिए भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं, तो ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। भारत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी है, तो ये जलोढ़ मिट्टी, नवीन, ठीक है, ये कल भी मैंने बताया था। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो ये खादर, ठीक है, खादर मिट्टी कहते हैं। आगे चलिए किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो पोटास की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है जलोढ़ मिट्टी में। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है, और काली मिट्टी कपास के लिए A1 क्वालिटी की होती है। ठीक है। आगे चलिए लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है, तो लोहा ऑक्साइड
की प्रेजेंट टेंस के कारण। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, समझ गए होगे ना ये लाल मिट्टी का लाल रंग कैसे होता है, तो ये लो ऑक्साइड की प्रेजेंटेशन के कारण होता है, यानी कि इसमें लो ऑक्साइड विद्यमान होता है। आगे चलिए, किस मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे ज़्यादा होती है, तो लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है तो लेटराइट। ठीक है ना, ये सिंपल वे में A1 क्वालिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए। भारत के समतल पर, ठीक है, भारत के समतल पर या समतल के भाग पर कितने % भाग में जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी हमारे देश में 24% ठीक है, यानी कि 100% भाग पर बाहर जलोढ़ मिट्टी है 24%। आगे चलिए, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी। आगे चलिए, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है, तो काली मिट्टी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे चलिए, किस मिट्टी का निर्माण लावा की चट्टानों के विखंडन से होता है, तो ये घुमा के क्वेश्चन पूछा, बट आंसर वही है कि इस मिट्टी में कृषि की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, तो ये है काली मिट्टी। ठीक है, ये काली मिट्टी आपने देखी होगी, ये खेतों वगैरह में होती है, तो इसमें अपने आप दरारी से पड़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये दरार पड़ जाती है इसमें। आगे चलिए, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है, तो ये क्या बोल दिया, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर है, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर ये आना था भारत में। ठीक है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है, तो ये लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो ये दोमट मिट्टी। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, यानी कि पेड़ लगाकर। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में होती है, तो ये महाराष्ट्र। आगे चलिए, उस किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है, तो अम्लीय मिट्टी में जिप्सम मिलाया जाता है। आगे चलिए, किस प्रकार की मिट्टी, ठीक है, ये मिट्टी है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिकता होते हैं, तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। आगे चलिए, भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, तो ये राजस्थान में। ठीक है, जहाँ पर रेगिस्तान है। आगे चलिए, लेटराइट मिट्टी को मुखरेला मिट्टी के भी कहा जाता है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी का अन्य नाम है मुखरेला मिट्टी। काली मिट्टी, तो इसको रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो ये मालाबारी प्रदेश में, ठीक है, तटीय प्रदेश में। आगे चलिए, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा, ठीक है, किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो लाल मिट्टी। आगे चलिए, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक होते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा उर्वरक नहीं होते। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। आगे चलिए, किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, तो ये काली मिट्टी। आगे देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जानते हैं, इसको भांगड़ कहते हैं। आगे चलिए, गंगा के जलोढ़ीय मिट्टी किस सतह के नीचे तक, एक सेकेंड। तो चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है, यहाँ थे नाम। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी सतह के नीचे तक पाई जाती है। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी है ना, तो ये यहाँ आना था आंसर में। ठीक है, तो गंगा के मैदानों की भूमि की सतह के नीचे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ प्रिंट हो गया है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। गंगा के मैदान भूमि में सतह के नीचे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, समझ गए होगे। आगे देखिए, लेटराइट मिट्टी का निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो ये है अपक्षलन और कोशिका क्रिया। आगे चलिए, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर और गीली हो जाने पर वो दही की तरह लिबलिबी या फिर चिपचिपी हो जाती है, तो लेटराइट मिट्टी। आगे देखिए, मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं, यानी कि पैडालॉजी। ठीक है, पैडालॉजी। ठीक है, मृदा। और भारतीय अनुसंधान केंद्र ने मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा विश्व की तरफ चलते हैं, तो चलिए थोड़ा वर्ल्ड एग्रीकल्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है, विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया था, तो ये डी हिटलिशी ने। ठीक है, ये सब मैंने कराया हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ पर। विश्व में कुल धरातल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य में लगा है, तो 11%। बान थ्यूनेन का सिद्धांत किस पर आधारित था, तो तुलनात्मक लाभ पर। आगे चलिए, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यात करने वाला देश है अर्जेंटीना। आगे चलिए, गेहूं की किस फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, तो गेहूं की फसल के लिए 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, गेहूं की फसल के लिए तापमान इतना होना चाहिए। आगे चलिए, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल होती है, तो गेहूं
की कृषि संबंधित है तो स्टेपिस डिपेंड जो स्टेपिस घास के मैदान है यूरेशिया के बीच हैं जो स्टेपिस घास के मैदान, तो उस एरिया में होती है गेहूँ की कृषि। गेहूँ की खेती के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा उपयोगी जलवायु है, तो समशीतोष्णी। आगे चलिए, उत्तरी गोलार्ध संसार में कितने परसेंट गेहूँ उगता है, तो उत्तरी गोलार्ध में संसार का 90% गेहूँ उगता है उत्तरी गोलार्ध में। आगे चलिए, इटली में चावल के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है, तो ये पो घाटी। आगे चलिए, गेहूँ की खेती के लिए किस मृदा से संबंधित है, ठिकाना ये है चरनोजम से। ठिकाना गेहूँ की खेती किस मृदा से संबंधित है, तो ये चरनोजम मृदा होती है, होगी कोई ठिकाना किसी देश में। आगे चलिए, किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है, तो चावल। ठिकाना चावल की खेती के लिए लगभग 200 सेंटीमीटर पानी चाहिए, 200 से 300। ठिकाना तो इसमें जल, आपने देखा होगा गांव वगैरह में जब चावल होता है तो गांव में पानी लगता है ना, चावल के खेतों में तो ऊपर तक पानी भर दिया जाता है, इसमें जहाँ पानी ज़्यादा लगता है। ठिकाना ये पानी ज़्यादा मांगती है। आगे चलिए, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, तो चिकनी मिट्टी अच्छी। मक्का की पेटी, तो ये अमेरिका को कहा जाता है, कई बार बता दिया है। मक्का का जन्म अमेरिका में हुआ था। ठिकाना ऐसे याद रखना। यहाँ पर पूछा है सर्वाधिक मक्का कहाँ होती है, तो अमेरिका में होती है, और सब मक्का का जन्म भी अमेरिका में ही हुआ था। आगे चलिए, किस द्वीप में गन्ने की खेती उच्चतम होती है, तो हवाई द्वीप में। नेक्स्ट देखिए, चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है, तो केनिया। ठिकाना केनिया सबसे ज़्यादा चाय निर्यात करता है। आगे चलिए, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय। ठिकाना ये उलंग किस्म की चाय ताइवान में होती है। ठिकाना ये विश्व प्रसिद्ध है, सबसे महंगी चाय है ये उलंग, और ये ताइवान में पैदा होती है या फिर फसल होती है। यारवा क्या है, तो पैराग्वे में एक चाय की सदृश झाड़ी। ठिकाना यारवा क्या है, तो ये पैराग्वे में एक जो चाय का पौधा है या फिर उसे झाड़ी कह लो, तो ये चाय की एक झाड़ी है। ठिकाना आगे देखिए, ठिकाना चाय की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है, तो ये मानसूनी फजेंडा क्या है, तो ये ब्राज़ील के जो कॉफ़ी के मैदान है, ठिकाना जहाँ पर कॉफ़ी उगाई जाती है, तो उसको कहते हैं फजेंडा। ठिकाना कई बार पूछा है, ये यूपीपीसीएस का पालतू क्वेश्चन है। ठिकाना कई बार ऐसे पूछा था, ब्राज़ील के जो कॉफ़ी के मैदान है या फिर कॉफ़ी के बाग हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं फजेंडा। आगे देखिए, ठिकाना कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील नंबर 1 पे है। ठिकाना आगे चलिए, विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, तो चाइना में। आगे चलिए, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक, तो ये थाईलैंड नंबर 1 पे है, और रबड़ में इंडिया आता है चौथे पे। दूध उत्पादन में नंबर 1 है इंडिया। ठिकाना आगे चलिए, ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये चाइना। आगे देखिए, कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है इजमिंजर की घाटी। ठिकाना इजमीर की घाटी, या फिर कई जगह ये इजमिंजर भी लिखा मिलेगा। जूट उत्पादन में भारत का पहला नंबर है। आगे देखिए, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों फूलों तथा सब्जियों की गहन कृषि को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कृषि बाजार। सबसे अधिक सघन खेती होती है जापान में। आगे चलिए, विश्व में बागवानी कृषि का विकास हुआ है, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में। आगे चलिए, स्थानांतरण कृषि। ठिकाना स्थानांतरण कृषि का शुभारंभ हुआ था, तो ये थाईलैंड में। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है, तो ये चाय का। नेक्स्ट देखिए, भारतीय कपास किस किस्म का होता है, तो छोटे रेशे वाली कपास होती है अपने देश में। आगे चलिए, विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन में, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ही मैदान है। ठिकाना यहाँ पर होता है A1 क्वालिटी का। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। ठिकाना ऐसे याद रखना। और सब्जियों के उत्पादन को ओलेरीकल्चर कहते हैं, ऐसे याद रखना। अभी मैं आगे कराऊंगा इनको। ठिकाना विषुवतीय प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर वर्षा होती रहती है साल भर। आगे चलिए, कृषि किस प्रकार की मानवीय अतिक्रिया है, तो कृषि आती प्राथमिक में। आगे चलिए, विश्व में सबसे उच्च स्वाद वाला कहवा। ठिकाना यानी कि विश्व में सबसे A1 क्वालिटी का कहवा यानी कि कॉफ़ी कौन सी है, तो यह है मोचा कहवा। ठिकाना मोचा कहवा या फिर कॉफ़ी कह लो। जैतून की कृषि किस देश में की जाती है, तो फ्रांस में। मिश्रित कृषि क्या होती है, तो एक ही फार्म में फसल उत्पादन और पशुपालन करना। ठिकाना खेती कर रहे हो और साथ साथ में डेयरी वगैरह खोल रखी, तो उसको कहते हैं मिश्रित कृषि। गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है, कनाडा में होती है। ट्रक फार्मिंग क्या होता है, तो विपणन बागवानी। ठिकाना मान लो आप कृषि वगैरह भी कर रहे हो, ठिकाना, और साथ में आप बाग वगैरह भी लगा रहे हो, तो उसको कहते हैं ट्रक फार्मिंग। ठिकाना मानव निर्मित धान है, तो ये ट्रिटिकेल। ठिकाना ये धान की किस्म है ट्रिटिकेल, याद रखना। एसमाउनी। ठिकाना एसमाउनी किसकी प्रजाति है, तो कपास की है। विश्व में लावा निर्मित मैदानों में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो कपास की। ठिकाना अब थोड़ी विधियाँ देख लेते हैं कृषि की, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सेरिकल्चर कीट पालन को कहते हैं। ठिकाना क्या बोल दिया मैंने, ठिकाना तो देखिए, रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरिकल्चर। ठिकाना मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, मत्स्य पालन को ये बता दिया पीसीकल्चर। ठिकाना ये
ग्रुप सी डी का एग्ज़ाम हो तो यहाँ से एक आधा क्वेश्चन सामने रख देते हैं, ठीक है। तो फूलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर, अंगूर की विटीकल्चर, ठीक है, और केचुआ उत्पादन को कहते हैं या फिर केचुआ पालन को कहते हैं वर्मी कल्चर, ठीक है। और यूपीपीएससी में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसान का मित्र किसको कहते हैं, तो किसान को मित्र कहते हैं केचुए को, ठीक है। ये खेतों में घुसा होता है, वहाँ पर जहाँ ये घुसा होता है तो वहाँ पर मिट्टी खोद खोद के ये एकदम नरम बना देता है, इसीलिए इसको किसान का मित्र कहते हैं। फलों के उत्पादन को कहते हैं पोमोकल्चर, और सब्जियों के उत्पादन को ओलेरीकल्चर, बागवानी को कहते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और देखिए पानी में पौधों को उगाना, इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। अब थोड़ी क्रांतियाँ देख लेते हैं। खाद्यान्न, ठीक है। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, सफ़ेद क्रांति दूध से, नीली क्रांति मछली से, भूरी क्रांति उर्वरक से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, ठीक है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, और क्या कहते हैं कृषि क्रांति, ठीक है, तो ये बायोडीजल से है। लाल क्रांति तो ये मांस और टमाटर उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, ठीक है। आगे चलिए, बादामी क्रांति होगी ना, सुनहरी क्रांति तो ये फल उत्पादन से, अमृत क्रांति तो ये नदी जोड़ों परियोजना से, ठीक है। और शायद मैंने वहाँ पर ये बता दिया कि जो सारी क्रांतियों को जोड़ो, ठीक है, सारी क्रांतियों को जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं अमृत क्रांति, ठीक है। मैंने शायद वहाँ पर एक सेकेंड, ठीक है, जो नदी के लिए जो क्रांति वगैरह, नदी की जो योजनाएं वगैरह चल रही हैं, ठीक है, तो नदी जोड़ो परियोजना को कहते हैं अमृत क्रांति, ठीक है। और ये कृषि क्रांति है तो इसको कई जगह ये बायोडीजल लिखा मिलेगा और कई जगह ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, तो याद रखना इसको, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। थोड़ा मिक्स था बट थोड़ा स्पीड में चले हम, ठीक है। तो देख लेना, और कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक करना, ठीक है, लाइक कर सकते हो आप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। आज, ठीक है, आज जो यूपीएससी की जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी की जो क्वेश्चन करा रहा था मैं 5000 ज्योग्राफी के, तो उसका पार्ट नंबर 2 अपलोड हो गया है, ठीक है। तो आप देखते रहो। और हिस्ट्री मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है, एंसेंट हिस्ट्री रामचरण शर्मा की बुक से, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में भी और क्या कहते हैं ऑप्शन टाइप में भी, ठीक है। मध्यकालीन भारत भी हो गया है और मॉडर्न हिस्ट्री भी हो गई है, ठीक है। तो इन तीनों बुकों का प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप जाके तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।